नंबर 4। ये तब हुआ जब मैं 15 साल का था और एक बॉय स्काउट कैंप के दौरान हुआ। मेरा दोस्त जिसे मेरे साथ टेंट साझा करना था ने आखिरी मिनट में ट्रिप से मना कर दिया, जिसका मतलब था कि मुझे टेंट लगाना और उसमें अकेले सोना पड़ेगा। सूरज ढल रहा था और लंबी पैदल यात्रा के एक लंबे दिन के बाद हम अपने कैंप में वापस आए ताकि टेंट लगा सकें। उस समय तक अंधेरा हो चुका था और मैं अभी भी इसे लगाने की कोशिश कर रहा था। इसे खुद करना इतना आसान नहीं था। कोई आया और अंततः मेरी मदद की और फिर हमने रात का खाना खाया। कैंप फायर के आसपास डरावनी कहानियों को सुने बिना हम सब सोने चले गए। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी खुश था कि मेरे पास अपना टेंट था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा जगह थी। मैं जल्दी सो गया, लेकिन रात के बीच में किसी के मेरे टेंट के आसपास कदम रखने की आवाज से जाग गया। मैंने तुरंत मान लिया कि यह कोई और स्काउट होगा जो लघुशंका करने जा रहा होगा या कुछ और। आप सोच रहे होंगे कि हमारी सभी टेंट एक दूसरे के बगल में लगे होंगे, लेकिन हमारे स्काउट मास्टर ने वास्तव में हमें टेंट दूर दूर लगाने के लिए कहा था, इसलिए मैं अपने करीबी स्काउट साथी से काफी दूर था। टेंट के आसपास की चहल पहल सिर्फ एक घेरे में घूमती सी लग रही थी, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि कोई मुझसे मजाक कर रहा है। मैंने पूछा, ये कौन है? और इसके जवाब में वे जंगल में चले गए। मैं लगभग बाहर जाकर उनका पीछा करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यह इसके लायक नहीं है और बस वापस सोने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद सोना मुश्किल हो गया। निश्चित रूप से वो स्टॉम्पिंग वापस आ गया और फिर से तंबू के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैं उठा और मैंने टेंट का दरवाजा खोला। मुझे उम्मीद थी कि कोई और स्काउट होगा, लेकिन जब मैंने उस शोर मचाने वाले व्यक्ति का सामना किया तो देखा कि वह एक बड़ा आदमी था, शायद 6 फुट 5 इंच का, और उसकी उम्र 30 के दशक में थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था कि चिल्ला सकूं। उस आदमी ने मुझे डरावनी मुस्कान दी और फिर अपनी उंगली होंठों पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैंने तुरंत पलटा खाया और अपने स्काउट मास्टर के टेंट की ओर बच्चे की तरह चीखते हुए दौड़ा। वह टेंट तक पहुंचने से पहले ही बाहर आ गया और मैंने उसे उस आदमी के बारे में बताया जिसे मैंने देखा कि वह और दूसरा स्काउट मास्टर मेरे तंबू की तरफ एक शिकार बंदूक के साथ दौड़े, लेकिन उन्होंने उस आदमी को नहीं पाया। हालांकि उन्होंने तंबू के चारों ओर आदमी के कदमों के निशान देखे। हमें सभी से कहा गया कि अपने टेंट करीब करीब एक दूसरे के ऊपर ही लाकर लगाएं। दूसरे दिन यात्रा को छोटा कर दिया गया और हम सब घर लौट आए। मैंने उसके बाद कभी भी कैंपिंग नहीं की और ना ही कभी करूंगा। 3 नंबर। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त पिछली गर्मी में विलिमेट नदी के साथ कैंपिंग करने गए थे। हम वास्तव में जंगल के गहरे हिस्से में अच्छी खासी पैदल यात्रा करके पहुंचे। हमने रात को मछली पकड़ी, संगीत सुना और वास्तव में इतनी शराब पी ली कि रात में सब कुछ मजेदार लगने लगा। मुझे लगता है कि हमने आखिरकार रात लगभग 2 बजे खत्म की। मैंने अपने एक दोस्त के साथ टेंट साझा किया, जबकि बाकी दोनों ने दूसरा टेंट साझा किया। हम उन्हें किसी बात पर हंसते हुए सुन सकते थे। पहले तो हम उनकी हंसी सुनकर हंसे, लेकिन जल्दी ही वह परेशान करने वाली हो गई और हमने उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाया। उनमें से एक ने जवाब दिया, ये हम नहीं हैं। मैं चौंक कर बैठ गया जब मैंने यह जवाब सुना। मैंने महसूस किया कि यह केवल एक व्यक्ति के हंसने की आवाज थी और यह मेरे किसी भी दोस्त की आवाज नहीं लग रही थी। यहां तक कि मेरे नशे की हालत में भी मैंने महसूस किया कि इतनी रात जंगल में किसी का होना कितना अजीब है। हंसने की आवाज धीरे धीरे हमारे कैंप के पास आ गई और तेज हो गई। मेरा दोस्त अचानक उठ बैठा और घबराए हुए चेहरे से मुझे देखा। मैंने अपने अन्य दोस्तों को हमें चिल्लाते हुए सुना कि वे डर गए थे। जैसे जैसे हंसी और करीब आने लगी, मैं साफ साफ समझ सकता था कि यह एक पुरुष की हंसी है, शायद 30 या 40 वर्ष की उम्र का। वह सुनाई दे रहा था जैसे वह हमारी तरह ही नशे में हो, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा हो, लेकिन हम केवल उसी की हंसी सुन रहे थे, कोई और नहीं। उसकी हंसी में कुछ अनजाना सा डरावना भी था, जैसे उसमें कुछ कमी थी। आपको वहां होना पड़ता ताकि आप समझ सकें कि मेरा क्या मतलब है। हंसी अब हमारे कैंप साइट के किनारे पर थी, लेकिन हम कोई कदमों की आवाज नहीं सुन सके। अब ये कोई बड़ी बात नहीं लग सकती। उस पर बिना आवाज किए चलना असंभव था और अंत में अचानक हंसी पूरी तरह से बंद हो गई। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जहां भी था, कहां खड़ा था, क्योंकि उसने एक भी कदम की आवाज नहीं की थी। हम चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए बैठे रहे। मेरा दोस्त साफ तौर पर डर गया था, लेकिन वह जितना हो सके उतना धैर्य बनाए रखे हुए था। अंत में कुछ ने सन्नाटा तोड़ा। कुछ कपास के कपड़े के तंबू के खिलाफ रगड़ने की आवाज आई। हमने चांदनी में तंबू पर दबाव डालते एक हाथ का आकार देखा। हमने पूरी ताकत से चिल्लाया और तंबू से बाहर आ गए। हम जितनी जल्दी हो सका उतनी तेजी से जंगल की ओर भागे। हमारे दूसरे दोस्त हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। लगभग 5 मिनट दौड़ने के बाद हमने किसी तरह अपनी कार ढूंढ ली। मैंने बहुत दौड़ने के कारण उल्टी कर दी, इससे पहले कि मैं स्टीयरिंग संभालता। मैं शराब पीकर गाड़ी चलाने की अनुशंसा नहीं करता, लेकिन मैं अभी भी नहीं।
मेरा विश्वास है कि हम अभी इसी स्थिति में थे। मेरे जीवन का अब तक का सबसे भयानक अनुभव। नहीं पता वह कौन था या क्या था या उन्हें क्या चाहिए था। नंबर 2। कॉलेज के बाद मैं कुछ हफ्तों के लिए अकेले कनाडाई जंगल में बैकपैकिंग करने गया। इसे समझने के लिए मैं बिल्कुल वीराने में था। निकटतम शहर वहां से 3 घंटे की बस यात्रा की दूरी पर था। अब पूरे 7 दिनों के दौरान मैंने केवल एक और व्यक्ति को देखा जो दूरी पर एक डोंगी का उपयोग कर रहा था। मैं कुछ डिस्पोजेबल कैमरे अपने साथ लाया था क्योंकि यह समय था जब डिजिटल कैमरे बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं थे। मैंने बहुत सारी तस्वीरें खींची। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने उनकी डेवलपिंग करवाई और उन्हें देखा। तस्वीरें सामान्य प्रकृति की थीं जब तक मैंने अपने पहले कैमरे के आधे हिस्से तक नहीं पहुंचा। वहां मेरे सोते हुए टेंट में मेरे स्लीपिंग बैग में 2 तस्वीरें थीं। जब मैंने इसे देखा तो मैं सचमुच डर गया और पूरी तरह टूट गया। आज तक मुझे नहीं पता कि वे चित्र कैसे लिए गए। तब से मैं कैंपिंग पर नहीं गया हूं और मैं दरवाजा खुला और पर्दे बंद करके सोता हूं और मुझे अभी भी यह वहम होता है कि जिसने वे चित्र लिए वह किसी तरह अभी भी मुझे देख रहा है। नंबर 1। मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने गॉर्ज में कुछ क्वालिटी समय के लिए कैंपिंग पर जाने का फैसला किया। हम हमेशा कई अन्य लोगों के साथ गए थे, लेकिन यह पहला मौका था जब सिर्फ हम 2 थे। जब हम अपनी कार से बाहर निकले अपने गियर को कैंपिंग स्पॉट तक 1 मील की पैदल यात्रा के लिए तैयार करने के लिए, तो 2 संदिग्ध दिखने वाले लोग ट्रेल हेड से बाहर आए, हमें देखा और अपनी पुरानी वॉक्सवैगन कैंपर वैन में वापस चले गए। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने कैंपिंग स्पॉट की ओर बढ़े। मैंने पहले भी कुछ बार उसी क्षेत्र में कैंपिंग की थी और मुझे यह काफी अच्छे से पता था। जब हम वहां पहुंचे तो मुझे कुछ अलग अलग कैंपिंग स्थल पता थे और हमने उन सभी को देखा जो हमारे लिए उपयुक्त हों। मैंने देखा कि एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर कैंप कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे एक जगह चुनी जहां हम शायद नजरों से दूर रहे, लेकिन कानों की पहुंच से बाहर नहीं थे क्योंकि मैंने उसे किसी और के साथ ट्रेल पर चिल्लाते हुए सुना। जब तक हम सब कुछ सेट कर चुके थे तब तक अंधेरा होने लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लकड़ी तलाशना शुरू करूं। अचानक यह आदमी कहीं से प्रकट होता है और पूछता है कि क्या हमें कोई मदद चाहिए और हमें $10 में लकड़ी का एक बंडल बेचने की पेशकश करता है। मैं चला गया क्योंकि हम जंगल में थे जहां लकड़ी से घिरे हुए थे जिसे मैं जमीन से मुफ्त में उठा सकता था। फिर उसने कहा कि मुझे ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में इसे पहले ही साफ कर दिया था। कुछ हफ्ते? मैंने उससे पूछा कि वह वहां कैंपिंग कितने समय से कर रहा था और उसने कहा कि लगभग 1 महीना। मैं पहले से ही उसके प्रति असहज महसूस कर रहा था और उसने दावा किया कि वह वहां अकेले हैं। मैंने उससे पूछा कि फिर मैंने उसे किसी के साथ चिल्लाते हुए क्यों सुना और जब वह लकड़ी के बारे में बात कर रहा था तो उसने और लोगों का जिक्र क्यों किया। वह हकलाया और कहने लगा, ओह खैर, ओह हाँ, वहां कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वे वहां नदी के दूसरी तरफ कैंपिंग कर रहे हैं। फिर वह हमें बताता है कि वह अकेला महसूस कर रहा है जब से वह आया है। वह पेंसिल्वेनिया से है, एक बस लेकर लेक्सिंगटन आया और जहां मैं वर्तमान में काम कर रहा हूं उसके पीछे के जंगल में रह रहा था। मुझे ठीक ठीक पता था वह किस जगह की बात कर रहा था क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ बेघर लोग, प्रवासी और नशेखोर वहां के जंगल से रोज आते जाते थे। तो मूल रूप से वह एक बेघर व्यक्ति था जो किसी तरह से गॉर्ज की सवारी करके आया और उसने वहां रहने का फैसला कर लिया। वह सांपों, कीड़ों पर जीवित था और पैसे के लिए जलाऊ लकड़ी बेचता था, लेकिन उसने कहा कि हम पहले लोग हैं जिन्हें उसने कुछ हफ्तों में देखा। उसकी कहानियां इधर उधर बिखरी हुई थी और मुझे पता था कि वह हमें बहुत सारी बातों के बारे में झूठ बोल रहा था। वह अकेला नहीं था, भले ही उसने दावा किया हो। वह हमें अपने शिविर में भी ले गया जहां कई लोगों के लिए बहुत सारा सामान था, सिर्फ एक के लिए नहीं। उसने कहा कि उसे ऊपर कैंपिंग करना पसंद है जहां से वह सब कुछ और सभी को देख सकता है। फिर वह हमारे कैंप साइट पर आ गया। वह सीधे देख सकता था। अब तक अंधेरा हो चुका था और उसने हमें आग जलाने में मदद की। मैं विनम्रता से उसे वापस पहाड़ी पर भेजने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं इन सबको समझने के लिए 1 मिनट पा सकूं। जब वह चला गया तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड से फुसफुसाते हुए कहा कि उस झूठे, अजीबोगरीब, बेघर व्यक्ति के साथ मैं बिल्कुल नहीं सो सकती थी। हमारे पास बंदूक, चाकू या कोई कुत्ता भी नहीं था खुद को बचाने के लिए। मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी तरह मुझे थोड़ी देर और रुकने के लिए मना लिया तो हमने रात भर वहां रुकने का फैसला किया। लेकिन पूरी रात हम सुनते रहे कि हमारे तिरपाल के आसपास टहनियां और शाखाएं टूट रही थीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। वह वही आदमी था। मुझे पता था कि यह वही था। वह बाहर खड़ा होकर हमें देख रहा था। मैंने कहा, चुपचाप अपना सामान समेटो और यहां से निकल चलो। जो हमने किया, बस अपना नया तिरपाल वहीं छोड़ दिया क्योंकि इससे बहुत शोर होता और उसे पता चल जाता कि हम जा रहे हैं। जैसे ही मैं वहां से निकलने के लिए अपने पैक के साथ खड़ा हुआ, वह चिल्लाया, इतनी जल्दी जा रहे हो? हम वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल गए। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि जब हम वहां से जा रहे थे, आदमी ने हमें वापस आने के लिए चिल्लाया। उसने हमें और भी डरा दिया।
और भी तेज जाओ। मेरे दिमाग में हमें या तो लूटा जा रहा था या बलात्कार या हत्या या कुछ और हो रहा था, क्योंकि वह अकेला नहीं था। उसकी कहानियों का मेल नहीं खाता था और उसके अतीत के बारे में जानकर मुझे लगा कि वह कुछ से बच रहा था और ग्रिड से अलग रहकर छुपने की कोशिश कर रहा था। मैंने अगले दिन सुबह रेंजरों को फोन किया और उन्हें उसके बारे में बताया। सौभाग्य से उसने हमसे केवल नए तारपेन का सेट लिया।